कौन सा एंगल आ जाता है कि तू गुंडा है, तू बाहर लड़ाइयाँ करता है। ये तो शो के अंदर जब आप गए थे तब भी पता था ना। कहीं ना उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है मेरे जैसे ही, मुझे बहुत बोरिंग ही लगा। तो मतलब आई थिंक प्रोबेबली वो कंटेंट नहीं दे रहा है इसीलिए। और सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं नायरा हमारे साथ है, काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद हमें मिली हैं वो। नायरा, तो पहले ये बताइए, वैकेशन पे थी आप, इतने दिनों से कितना मज़ा एंजॉय किया आपने? सो बेसिकली एक तो पहले तो मैं शो में बिज़ी थी, जो लास्ट शो गया, उसके बाद मेरे घर में शादी थी, तो मैं बहुत लंबे ब्रेक पे थी। मैंने बोला कि यार अभी मेरे को थोड़ा लाइफ एंजॉय करनी है, फ़िल्टर करना है मुझे लाइफ में, क्योंकि बैक टू बैक इतने रियलिटी शोज़ के बाद ना ब्रीदर नहीं मिल पाया। और फिर क्या है, हम तो शो करके आ जाते, उसके बाद जो वो 6 महीने सोशल मीडिया पे ड्रामा चलता है वो अलग एग्जॉस्टिंग। तो टेक्निकली इस पूरे ईयर में मुझे सिर्फ लास्ट के नवंबर दिसंबर में ब्रेक मिला है, उससे पहले तक इट वाज फुल ऑफ ड्रामा। तो मैं बढ़िया से ब्रेक पे थी, बैक टू वर्क। जैसे कि नायरा, आपने कहा कि रियलिटी शोज़ तो आप लोग कर लेते हो, बट वो जो लोगों का जो बोलना होता है, टॉन्ट मारना कह सकते हैं, ट्रोल करना होता है, बट आप जैसी जब स्ट्रॉन्ग लड़की को ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है, तो क्या आपका मतलब कहना क्या है कि मतलब जिस तरह से लड़कियों को जाना पड़ता है इन सब चीज़ों से, ट्रोलिंग से, कई बार मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ऊट पटांग, क्या कहना चाहेंगी आप? जब आप नहीं हैंडल कर पा रही हैं तो लोगों का क्या? एग्जैक्टली सी, ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग लड़की है तो वो बहुत अच्छे से डील कर लेगी। स्ट्रॉन्ग कोई अपनी विल से बनता नहीं है, ये सारी सिचुएशंस को देख देख के ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो जब मेरा पहले रोडीज़ का जब टाइम था, तब इतना ट्रोलिंग हुआ था कि मैं तो झेल नहीं पाई, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था अपना अकाउंट बहुत टाइम तक, क्योंकि इतना ज़्यादा हेटरेड हो रहा था। एंड आई वॉज नॉट रॉन्ग बट पीपल वर स्टिल ब्लेमिंग मी फॉर थिंग्स। तो मैं लिटरली मैं कोप अप नहीं कर पाई और मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। फिर जब मैं स्प्लिट्स में आई ना, तो मैंने अपना माइंड मतलब बना लिया था कि चाहे जो हो झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री का ये एक ना डिसएडवांटेज है कि आपको ना लोग इतना ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि उनको बस ये लगता है कि जैसे वो चाहते वही आप करो, और मैं वो पर्सनालिटी हूँ नहीं। तो डिफ़िकल्ट था कहीं ना कहीं, बहुत मेंटली भी बहुत अफेक्ट हुआ है, क्योंकि आज भी मतलब स्प्लिट्सविला को ख़त्म हुए ऑलमोस्ट 10 महीने हो चुके हैं, मतलब हमारी शूटिंग को बेसिकली। लेकिन आज भी मैं एक नॉर्मल कंटेंट डालूंगी जो किसी से रिलेटेड ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, मैं किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ, अपना कंटेंट डालती हूँ, अपनी लाइफ में मस्त हूँ, फिर भी वो लोग आके नीचे गंदा लिख के जाएंगे, ओनली बिकॉज कि उनके दिमाग में एक इमेज है शो को लेके। दे नेवर अंडरस्टैंड कि पीपल ग्रो अप इन लाइफ, एंड ऑल्सो जो आप शो में देखते हो वो 10% 20% है, रियल लाइफ में इंसान बहुत अलग भी होता है, सिचुएशंस अलग होती है। तो आई थिंक इंडिया में रियलिटी शोज़ को लेके ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, एंड स्पेसिफिकली जो हमारे स्प्लिट्सविला रोडीज़ शो है ना, उनकी ऑडियंस है टीनेज। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फुल ऑफ दिस थिंग, क्या बोलते हैं कि कुछ भी देखते हैं तो दिल पे ले लेते हैं, हर चीज़ जोश ऐसा आ जाता है कि जैसे बस ये इन्हीं को करना है जो करना है, उसके रेपरकशंस हम लोग झेलते हैं। तो आई थिंक इट्स ओके, आई मीन इसी से सीखता है इंसान, इसी से स्ट्रांग बनता है। ऑल्सो आपके कुछ फ्रेंड्स गए हुए हैं बिग बॉस में, देश का सब। नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स नहीं। कशिश गई है, दिग्विजय इज़ नॉट माई फ्रेंड। ये पता नहीं लोगों को क्यों गलत फहमी है कि हम फ्रेंड्स हैं। वी वर नॉट, वी वोंट एंड वी आर नॉट। बट कशिश को लेके मैं बहुत खुश हूँ कि कशिश गई है, बिकॉज ऑनेस्टली कशिश को बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया था एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो हम ना यही वेट करते थे कि कब वो ऐसा मौका आएगा कि वो एक प्लेटफॉर्म उसको मिलेगा जहाँ पे जो लोग नहीं समझ पाए वो समझेंगे। और जैसे कि ना मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो चीज़ मैं रोडीज़ में बोलती थी लोगों ने बिलीव नहीं की, वो स्प्लिट्सविला में प्रूव हुई। कैमरामैन हो चाहे कोई भी हो, एडिटिंग हो, सब चीज़ों से सब दिख गया कि कौन कितना झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है। उसके बाद जो स्प्लिट्सविला में जो लोगों ने अपनी इमेज बना ली कि वो हम तो अच्छे, ये है वो है, वो जाके अब थर्ड शो में एक्सपोज हुए। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मा कि जो इंसान कितना भी झूठ बोले, कितना भी घुमा फिरा ले चीज़ों को, वो सामने आती ही है। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट फॉर कशिश, फॉर मी एज़ वेल, क्योंकि हम लोगों को लेके बहुत गलत पीआर किया गया, गलत तरीके की चीज़ें फैलाई गई। तो आई वॉज सुपर हैप्पी कि उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई एम ग्लैड कि शो के एपिसोड्स के बाद लोग समझ पाए हैं कि कौन सिंपैथी ले रहा था और कौन किसके साथ एक्चुअली में गलत हुआ है। ऑल्सो आपने देखा होगा दिग्विजय का शो में जाते ही जो उनके ब्रेकअप की जो न्यूज़ आई, उन्नति ने जो जिस तरह से चीज़ें बाहर निकाली, क्या कहना है, क्या पहले से लगा था आप लोगों को कि हाँ ऐसा कुछ इन फ्यूचर पता चलेगा?
यार मतलब हमारे लिए शॉकिंग नहीं था बिकॉज हम कंटेस्टेंट्स हैं, हमको एक दूसरे की रियलिटी पता होती है। इट जस्ट दैट ऑडियंस के दिमाग में पता नहीं क्या, मतलब आंखों पे एक ब्लाइंड फोल्ड होता है, उनको जो वो पीआर से दिखाते हैं वो उसी में बिलीव करते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके। अगर 10 आर्टिकल एक चीज़ के ऊपर जाएंगे तो इंसान बिलीव करने लगता है, बट हमको सबको रियलिटी पता थी। एंड आई एम ग्लैड अबाउट समथिंग दैट कि हम जब ये चीज़ें बोलते थे तो कोई बिलीव नहीं करता था। हम पे चीज़ें आती थी कि हम किसी का रिलेशनशिप तोड़ने में लगे। जब शिवेद भी चीज़ें बोल रहा था या मैं भी चीज़ें बोल रही थी तो हमको विलन बना दिया गया था कि अरे तुम लड़की के लिए ऐसा बोल रहे हो, अरे तुम किसी के रिलेशनशिप के लिए ऐसा बोल रहे हो। तो एक टाइम के बाद मैंने तो मुंह बंद कर लिया था, बिकॉज मुझे पता है टाइम ही बताता है चीज़ें। आप कितना भी बोल लो, आप विलन दिखोगे, आप बस चुपचाप बैठो और लोगों को देखने दो जो आप दिखाना चाहते हो। एंड आई थिंक वही हो रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि मैंने कहा हमेशा से कि मुझे जो चीज़ें उन्नति ने बोली आज भी मैं उसी चीज़ों पे स्टैंड बाय हूँ कि वो चीज़ें मुझे बोली गई थी, और जो दिग्विजय ने मुझे बोला उस पर भी मैं स्टैंड बाय हूँ। तो ऑनेस्टली ये तो होना ही था, मतलब ये कुछ ज़्यादा शॉकिंग नहीं है। आई थिंक फैंस के लिए बहुत शॉकिंग है क्योंकि उनके सामने एक चीज़ दिखाई गई, अब वो टूट गई अचानक से, तो उनको ऐसा लग रहा है अरे ये कैसे हो गया। फॉर अस इट वॉज़ वेरी नॉर्मल। हम सारे कंटेस्टेंट्स को रियलिटी पता ही है एक दूसरे की, सो या। ऑल्सो नायरा, इनके रिश्ते की टूटने की वजह किसी स्प्लिट्स विलन को ही बताया जा रहा है। कौन है वो तीसरा जो ट्रायंगल बन गया है इन दोनों के बीच में? देखो, मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी का भी, क्योंकि हिंट तो लोगों को पता है। कशिश ने पहले ही बता दिया था बूटी कॉल वाली चीज़, तो आई थिंक लोगों ने तब बिलीव नहीं किया, फिर वो भी बाहर आ गई। बात वही है ना कि मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैंने बहुत बोला, लोगों ने बिलीव नहीं किया, तो अब मैं सिर्फ बैठ के देखना चाहती हूँ कि कब तक ब्लाइंड फोल्डेड लोग रहना चाहते हैं, कब तक ये झुकलाएंगे सच्चाई को जो कशिश या मैं बोलते रहते थे। तो आई थिंक अभी अभी सब सामने आ चुका है, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत है नहीं। ऑल्सो अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी, कल से ये न्यूज़ ऐसे वायरल हो रही है कि दिग्विजय घर से निकल चुके हैं एंड घर वालों की आपसी सहमति से। सो ये आई एम श्योर आप तक आई होगी ये बातें। शॉकिंग लगा या मुझे पता चला कल ही, एक्चुअली मैं नाम नहीं लूँगी, मैं किसी के साथ जिम ही कर रही थी स्प्लिट्स विलन के साथ, एंड उसने बोला ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा आई यू टॉकिंग अबाउट द सेम दिग्विजय? ही इज़ लाइक या। मैंने बोला यार ये तो मतलब थोड़ा शॉकिंग लगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा था एंड तक तो जाएगा, थोड़ा बहुत जीतेगा नहीं मुझे पता था, बट थोड़ा आगे तक जाएगा। बट देन एट द सेम टाइम शॉकिंग के साथ एक वो भी है फैक्ट कि वो ज़्यादा दिख भी नहीं रहा था, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरा वो दोस्त नहीं है तो मेरे दिमाग में उसके लिए कुछ गलत है। एनीवे भी एज एन ऑडियंस उतना दिख नहीं रहा था। एकदम से क्या हुआ, सॉरी। तो मतलब अगर मैं एक न्यूट्रल ऑडियंस के तौर पे देखूं कि मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, तो इन सब में विवियन अविनाश बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं दिग्विजय नहीं दिख रहा था। इवन कशिश भी नहीं दिख रही है, बहुत कम मतलब वो लोग दिख रहे हैं। तो फिर मुझे ये भी लगा कि हर शो का यही होता है कि जब आप कंटेंट नहीं देते हो तो यही होता है, और हर बार लक साथ नहीं देती है। रोडीज़ में भी फर्स्ट वोट आउट में वो बाय लक बच गया था कि एक ट्विस्ट आ गया था और वो सब चीज़ें हो गई। स्प्लिट्सविला के टाइम पे ये 10 लाख वाली चीज़ ने बिल्कुल उसको वो जो भी मतलब बूस्ट दिया था। तो आई थिंक बिग बॉस में भी शायद कुछ वैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट हर वक्त लक साथ नहीं देती है। कहीं कहीं आपको खुद भी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और ये बात सिर्फ हम कंटेस्टेंट्स को पता है कि उसने शो में कुछ नहीं किया था। ये नैरेटिव सेट किया गया था उसको ऐसा दिखाने के लिए, बिकॉज एट द एंड वो 10 लाख का ट्विस्ट था। तो मुझे ऑनेस्टली लग ही रहा था कि बिग बॉस में करने क्या वाला है, बट एक होता है ना कि आप शोज़ कर करके सीख जाते हो, तो मुझे लगा कि ये दोनों शो से सीखेगा और ये करेगा अंदर जाके कुछ। बट वही है कि मतलब मुझे बहुत बोरिंग ही लगा। तो मतलब आई थिंक प्रॉबेबली वो कंटेंट नहीं दे रहा है इसीलिए। और मेजर चीज़ मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैंने कल क्लिप्स देखे तो क्लिप्स में ऐसा था कि हाउसमेट्स के थ्रू एविक्ट हुआ है, तो उसका ये तो बहुत ऑब्वियस ही था क्योंकि वो रिश्ते कभी नहीं बनाता है। वो रिश्ते बनाता है तो वो सिर्फ काम निकालने के लिए रिश्ते बनाता है, उसकी दोस्ती भी सिर्फ काम निकालने के लिए होती है। अभी आई थिंक इट इज़ प्रिटी मच एविडेंट ऑल्सो, बिग बॉस जाने के बाद जितने दोस्त जितना सब कुछ बाहर दिखाया जा रहा था वो सब गायब हो चुके हैं, क्योंकि आपने खुद गायब कर दिया उनको लाइफ से। मे बी यू डिडंट गिव द वैलिडेशन दैट दे डिजर्व्ड इन योर लाइफ। तो वही हुआ शो के अंदर भी। जो रजत उसका सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त था, उसने उसके साथ ही नहीं बना के रखी, उसी के साथ वो लड़ता रहा। चलो वो जैसा भी है, आज हमारे लिए मेरे लिए ही इज़ नॉट अ वेरी आइडल पर्सन कि उसने उसके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों के साथ, तो मेरे लिए उसकी इमेज अच्छी नहीं है। बट देन आई वाज लाइक कि दिग्विजय तो जब अंदर गया तो उसके लिए तो वो दोस्त था, उसको तो सब पता ही था कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। फिर भी अगर वो दोस्ती निभा रहा है तो फिर सडनली ये कौन सा एंगल आ जाता है कि तू गुंडा है, तू बाहर लड़ाइयाँ करता है। ये तो शो के अंदर जब आप गए थे तब भी पता था ना आपको। तो दैट मीन्स
मीन्स कि दैट्स नॉट द रीज़न। आप जो कर रहे हो या तो आप एक स्क्रीन स्पेस के लिए कर रहे हो कि लड़ोगे तो आप दिखोगे, या फिर आप इमेज कॉन्शियस हो कि लोग बोलेंगे कि यार तुम एक गुंडे के साथ दोस्त हो। तो उसने उस दोस्त के साथ भी नहीं निभाया, रिश्ते बनाए नहीं किसी के साथ। एक ऐसा इंसान अगर मैं सोचूं कि क्यों मतलब उसका दोस्त है, एंड लोगों को लगता है कि श्रुतिका का वो बहुत अच्छा दोस्त है या वो चुम का बहुत अच्छा दोस्त है, बट जो पीआर एजेंसी दिग्विजय को मैनेज कर रही है वही चुम के लिए भी पोस्ट डालती है, वही श्रुतिका के लिए भी डालती है। तो मेरा दिमाग चला कि अच्छा प्रॉबेबली जब ये अंदर गया होगा इसको बताया गया होगा कि देख ये सब अपने वाले हैं, इनसे बना के रखना, इनको हम मैनेज करें तो तुम्हारे दोस्त है। एंड आई वॉज शॉक्ड कि भाई मतलब इसकी दोस्ती के पीछे भी कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ मोटिव होता है, एंड दैट्स द रीज़न दैट आई थिंक लोग नहीं उससे इतना वो अटैच हो पाते हैं या दोस्त बन पाते हैं। ऑल्सो जिस तरह से उन्होंने बाहर कोचिंग स्टार्ट की थी रियलिटी शोज़ के लिए, क्या लगता है कि उनका स्प्लिट्स विला से भी वो एंड मोमेंट पे निकल गए और यहाँ बिग बॉस के घर में गए, यहाँ से निकल गए, अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट उनके कोचिंग क्लासेस पे क्या पड़ेगा? मुझे भी पता नहीं एग्जैक्टली निकला है कि नहीं। मुझे लगता है वो प्रॉबेबली हो सकता है कोई सीक्रेट रूम में रखा हो, यू नेवर नो, क्योंकि ट्विस्ट से भरे होते हैं रियलिटी शोज़। बट कमिंग ऑन टू द कोचिंग पार्ट, आई थिंक यार पता है क्या है, किसी को आप कोचिंग दे भी रहे हो तो आई थिंक आपको वो सिखाना चाहिए जो आप नहीं सीखे हो। अगर सेम चीज़ें जो दिग्विजय ने करी है वो अगर दूसरा इंसान करेगा, दैट डजंट मीन कि उसके साथ भी सेम चीज़ हो। मुझे आज भी याद है जब हम रोडीज़ के फर्स्ट वोट आउट की बात करें, वो लिटरली सबको बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो। उसकी फर्स्ट मतलब आप सोचो फर्स्ट वोट आउट ही ऐसा था कि मेरे भी कोई बहुत दोस्त नहीं थे, बट मैंने किसी से इतना कुछ नहीं किया था कि कोई मुझे निकाले। पहले ही दिन सब उससे इतना अनॉय हो गए थे कि सब उसको निकालना चाहते थे, बट उसकी किस्मत थी कि ट्विस्ट आया, वो बच गया। तो हर किसी की लाइफ में ट्विस्ट नहीं आता है। आज वो 10 लाख वाला जो चीज़ हुआ है उसी वजह से वो दिग्विजय पहुंचा है बिग बॉस में। तो सबके पास ऐसे ट्विस्ट नहीं आते कि आप कभी बच जाओगे, आपको बिग बॉस मिल जाएगा उस ट्विस्ट के कारण। तो वो जो भी कोर्स में सिखा रहा है, आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क आउट फॉर एवरीवन। बट कमिंग ऑन टू द पार्ट कि फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, मुझे लगता है कि रियलिटी शो की ऑडियंस, जैसे मैंने बोला, बहुत ऑब्सेसिव है, बहुत ब्लाइंड फोल्डेड रहती है। उनका एक डेलुलू वर्ल्ड है जिसमें वो जी रहे हैं। एंड आई थिंक जब वो टीनेज है ना, अभी जब वो मैच्योर होंगे तो उनको समझ में आएगा कि वो किन चीज़ों के ऊपर मतलब ऑब्सेशन दिखा रहे हैं अपना। तो आई थिंक जो ऑब्सेस्ड है वो अभी भी कोचिंग लेंगे ही, एंड आई थिंक इट्स ओके। आई मीन जिस वो सबका पर्सनल डिसीजन है, ले ना ले। बट मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान ने अपनी मेहनत से कोई चीज़ अचीव करी है और बहुत जी जान लगा के अचीव करी है, वो इंसान जब आपको वो चीज़ शेयर करेगा ना तो आपके काम आएगी। लेकिन कोई इंसान अगर लक के बेसिस पे चलता जा रहा है और वो कोचिंग दे, तो आई डोंट नो जो ले रहे हैं उनका क्या होगा। जैसे प्रिंस नरूला फॉर एग्जांपल, उन्होंने इतने सारे रियलिटी शोज़ जीते हैं, तो मे बी ही कैन डू समथिंग, ही कैन टेल पीपल कि तुम कैसे क्रैक कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने विदाउट लक मतलब जितना जो भी है, जितना 100% दे सकते थे वो सब दिया है। जितना ड्रामा हो, जितना लड़ाई हो, ऐसे और भी लोग हैं। तो आई थिंक इट्स जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि अगर आपने अपनी मेहनत से सब कुछ किया हो आप सिखा सकते हो, बट लक पे तो क्या ही मैं बोलूँ अभी। घर में आपको सबसे ज़्यादा वीक कंटेस्टेंट कौन लग रहा है? मुझे अभी वीक में ना ऑनेस्टली मैं बोलना नहीं चाहती, बट मुझे कशिश और ईडन लग रहे हैं, क्योंकि कशिश आई डोंट नो लॉस्ट हो गई है, पता नहीं क्या हो गया उसको। क्योंकि कशिश बहुत स्ट्रांग है इन रियल लाइफ ऑल्सो, शी इज़ लाइक दैट स्ट्रांग पर्सन कि उसको पता है कि उसको क्या बोलना है, क्या करना है। आई डोंट नो, मे बी उसको एक पुश की ज़रूरत है, या उसको कोई एक रियलिटी चेक दे कि कशिश बकअप, इट्स हाई टाइम दैट यू डू समथिंग। तो मुझे लगता है कि अभी अगर उसने थोड़ा पकड़ा नहीं ना, तो हो सकता है वो भी बाहर हो जाए। पहले तो चलो मेरे को था कि शायद दिग्विजय कशिश की लड़ाई हो तो एक एंगल वहाँ बनता है, या लव एंगल होता है, वट एवर जो भी बिग बॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ होता उनकी साइड से तो फिर भी उनके रहने के चांसेस थे। अब क्या हो रहा है कि कहीं दिख नहीं रही है कशिश। पहले ईशा से आके लड़ी बैंग ऑन, बट वो लड़ाई मुझे कहीं दिख नहीं रही है, जैसे श्रुतिका से लड़ रही थी वो। और मुझे लग रहा है कहीं कहीं ना उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है मेरे जैसे ही। तो जब उसको गुस्सा आता है ना तो वो अपना फुल एनर्जी लगा देती है उस पर, और उसको ये समझ में नहीं आता कि अब रियलिटी शो है, अब यहाँ पे कैलकुलेटिव होना ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि जब मैं नहीं सीख पाई तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूँ, बट मैंने उसको हमेशा समझाया है कि ऑडियंस को जो चाहिए अगर आप वो देते हो ना तो ऑडियंस खुश रहती है। लेकिन जब आप ऑडियंस जो चाहती है उससे हटके करते हो तो आप विलन बन जाते हो। तो या तो आप ये पर्सनैलिटी अपना लो कि तुम्हें विलन
विलन बोले तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई कुछ भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं कशिश को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, इमोशनली उसको हर्ट होता है कि लोग मुझे क्यों गलत समझ रहे हैं या लोगों के लिए मैं विलन हूँ। तो उस केस में मैं उसको यही समझाती हूँ कि अगर फ़र्क पड़ रहा है तो फिर कैलकुलेटिव होके करो। तो वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग है अभी थोड़ा। आई थिंक मुझे बस टेंशन यही है कि अगर कुछ नहीं किया तो हो सकता है आने वाले 1-2 हफ्ते में वो भी चली जाए। बट सलमान सर से कशिश को एक कॉम्प्लीमेंट मिला है स्मार्टेस्ट प्लेयर, वो कितना अच्छा लगा। स्मार्ट तो वो है, नो डाउट। मतलब अगर वो अपने कंट्रोल में रहेगी ना, अगर वो गुस्से में नहीं है ना, तो उसको पता है उसको क्या बोलना है, उसको क्या करना है क्या नहीं। बट वो थोड़ी सी ना इमोशनली ड्रिवन भी है, ये लोग समझते नहीं है क्योंकि वो थोड़ा बैडी जैसी दिखती है तो लोगों को लगता है इसका इमोशनल साइड नहीं है। वो इमोशनली वल्नरेबल भी है, तो वहाँ उसका ना थोड़ा वीक पड़ जाता है। अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय के होने से उसका गेम थोड़ा थोड़ा ख़राब हुआ था, बट अभी जब वो नहीं है तो मुझे लगता है शायद उसका डिस्ट्रैक्शन हट गया है अभी, तो अब वो ज़्यादा अच्छा कर पाए। बट शी इज़ नो डाउट वेरी स्मार्ट। ऑल्सो गेम आपका ये दो, अगर मैं कशिश और दिग्विजय के अलावा अगर बात करूँ तो घर में और भी कंटेस्टेंट्स हैं, क्या लग रहा है आपको किसका गेम ज़्यादा ऑन पॉइंट हो रहा है कि जो एकदम रियल लग रहा है आपको? रियल तो देखो पता नहीं, रियल तो मुझे लगता है ये वर्ड रियलिटी शोज़ में यूज़ होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो सिचुएशंस घर के अंदर होती है ना, ये आपका एक ऐसा साइड निकालती है जो आपको भी नहीं पता है। तो वी डोंट नो कि ये जो लोग बाहर कैसे अंदर कैसे। बट गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मुझे विवियन बहुत बढ़िया लगते हैं। मैं बचपन से उनकी फ़ैन रही हूँ, तो मेरे लिए तो एक फ़ैन मोमेंट सा होता है कि जब मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि जब उनका वो शो आता था प्यार की एक कहानी, मैं लिटरली वो मतलब इतना ऑब्सेसिव होके देखती थी। अगेन आई वॉज अ टीनेजर, सो या सो अब मुझे ऐसा लगता है देख के उनको कि ही इज़ वेरी न्यूट्रल, बट ये है कि थोड़ा उनको भी ना मतलब रिएक्ट करने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है ना, एज अ नेचर आपका ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा रिएक्ट करना पसंद नहीं है, बट जब आप रियलिटी शो में होते हो तो आपको करना पड़ता है। तो आई थिंक विवियन इज़ समवेयर इन हिज कम्फर्ट जोन कि उनको नहीं पसंद कन्फ्रंटेशन तो वो नहीं करते, बट उनको ये नहीं पता कि उनके फैंस जो हैं या एक न्यूट्रल ऑडियंस जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि वो रिएक्ट करे, वो क्वेश्चन करे। तो वो चीज़ें मिसिंग है। आई थिंक विवियन थोड़ा सा अगर मतलब थोड़ा कंट्रोलिंग हो जाए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग जैसे वो पहले थे अगर हो जाए, तो ही इज़ डेफिनेटली लाइक वेरी क्लोज टू विनिंग। वो मैंने क्लिप भी देखा था जहाँ पे ईशा उनका फ़ोटो लेके आई थी और पॉज लिया उन्होंने, मैंने बोला शिट। एंड कोई इनको क्यों नहीं क्लिप दिखा रहा है कि जो दो दोस्त जिनको तुम बोलते हो ये तुम्हारे दोस्त है ही नहीं, सबको क्लिप दिखाया जा रहा है। आई वॉज लिटरली वेटिंग कि विवियन को वो क्लिप दिखाओ जिसमें ईशा लिटरली नहीं लेके गई उनकी फ़ोटो, वो रुकी भी बीच में, जानबूझ करके पीछे खड़ी रही ताकि फ़ोटो ना पहुंच पाए। तो आई थिंक विवियन को, आई थिंक जब वो पता चलेगा ना, एकदम उनकी वाइफ ने उनको हिंट तो दिया है बट इतना आई थिंक एग्जैक्टली उनको पता नहीं है, तो अगर वो सब क्लिप जब दिखेंगे ना, तब जो विवियन बाहर आएगा, आई एम एक्साइटेड टू सी दैट। जैसे अभी करण के केस में विवियन को समझ में आ गया कि ये मेरा दोस्त नहीं है। मैंने अभी एक क्लिप भी देखा था जिसमें उनका कुछ ब्लड हो गया था टोकरी पे जो टास्क कर रहे थे, एंड करण उस पर कमेंट्स पास कर रहा था, एंड एट द सेम टाइम जब करण को लगी थी तो विवियन वॉज डिफेंडिंग कि भाई वो एक्टर है, उसका करियर उस पर डिपेंडेंट है। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एज एन ऑडियंस पसंद आती है कैरेक्टर में। तो विवियन बहुत अच्छा कर रहे हैं, अविनाश बहुत अच्छा कर रहा है। अविनाश भले कितना भी इरिटेटिंग हो, कुछ भी हो, वो दिखता है शो में। और रियलिटी शो का मेन पार्ट ये है कि आपको दिखना बहुत ज़रूरी है। तो वो इंसान है कि वो नाक में दम कर देता है लोगों के। तो हाँ, मतलब अविनाश भी अच्छा कर रहा है। ईशा मुझे लगता है थोड़ी साइड किक है अविनाश की, ऐसा लगता है कि मेन किक उनकी विवियन है, साइड किक उनकी ईशा है, और उन्हीं में वो चला रहे हैं। बाकी शिल्पा जी ठंडी पड़ चुकी है फॉर सम रीज़न, पहले कुछ दिखती थी वो, अब तो बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। बाकी और कोई इतना मुझे, रजत का पता है कैसा है, रजत का मतलब पर्सनालिटी मुझे शो में बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। मेरी जो दिमाग में इमेज थी रजत को लेके वो बहुत अलग थी, बट एट द सेम टाइम देखो मैं इंडस्ट्री से हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें इमेज सही करने के लिए की जाती है। कभी कभार आप वो इंसान नहीं होते हो बट आप टीवी पे दिखाना चाहते हो, एक शो करना चाहते हो ताकि आपकी इमेज क्लीन हो जाए। तो मैं इसीलिए ना रजत को वो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहती कि भाई वो अच्छा खेल रहा है, ठीक है, वो अच्छा दिख भी रहा है, बट वॉट इफ़ इट्स ऑल ड्रामा, वॉट इफ़ कि वो जो हमने जो देखा है कि एक बच्चे को बुली किया या जो भी उन्होंने गाड़ी से
उड़ाया एंड ही वॉज अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। तो वो चीज़ें जब आती है ना तो फिर मुझे लगता है कि आई शुड नॉट टेक हिज नेम, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वो जीतेंगे इतनी ऐसी सब चीज़ों के बाद भी, तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट होगा कि आप कुछ भी कर सकते हो और आप स्टिल एक शो में जा सकते हो और जीत सकते हो और आप अपने जैसे लोगों को और इंस्पायर कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स वाई, अदरवाइज अगर मैं उनका सारा पास्ट एक्सपीरियंस और सब कुछ हटा दूँ, सारी जो भी पास में चीज़ें हुई है, तो ही इज़ डूइंग वेल। मतलब ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। जो वो जैसे वो बोलते हैं, जैसे वो लड़ते हैं, जैसे वो बात करते हैं, मुझे उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सही तरीके से बोलते हैं। तो आई थिंक आई जेन्युइनली फील कि अगर ये इनकी रियल पर्सनैलिटी है ना, और ये अगर ऐसे ही रहेंगे रियल लाइफ में, तो पीपल विल लव हिम अ लॉट। ऑल्सो नायरा, आपको इतने सारे रियलिटी शोज़ की मतलब एक्सपीरियंस कर लिया है आपने, आपको पता है कब क्या कैसे होता है। ये जो रियलिटी शोज़ में रिश्ते बनते हैं दो लोगों के, एक कपल बन के बाहर आते हैं, क्या लगता है आपको कितने दिन तक, क्योंकि आप देख सकती हो बहुत सारे एग्जांपल्स अपने सामने हैं, जो पुराने सीजन्स की है, जो कपल्स बनकर निकले थे, बहुत ही कम लोग हैं जिनका रिश्ता आज तक चल रहा है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो लोग ऐसे अंदर से पैर बन के निकलते हैं और बाहर कुछ और ही हो जाता है कुछ दिनों के बाद? यार आई थिंक मैं इसका ब्लेम थोड़ा ऑडियंस को देना चाहूँगी, बिकॉज ऑडियंस ने ये शो को ऐसा बना दिया गया है ना कि मतलब हमें एक कपल चाहिए, रियल कपल इससे। और जितने भी लोग हैं, जैसे स्प्लिट्सविला है, वो जितनी भी ऑडियंस है वो फैन बेस सिर्फ कपल की बनती है, एक सिंगल इंसान की नहीं बनती। अगर इवन रोडीज़ भी है, अगर रोडीज़ में भी अगर आपको कोई कपल मिल जाएगा, उसकी सडनली एक फ़ैन फॉलोइंग बन जाएगी। तो ऑडियंस जिसको ज़्यादा अटेंशन देती है, लोग वही करना चाहते हैं। तो जैसे इसीलिए बिग बॉस में भी जब लव एंगल होता है, बिग बॉस मराठी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पूरा लव एंगल पे शो चल गया उनका, वरना तो कुछ था नहीं बिग बॉस मराठी में ऐसा इस बार। तो ऑडियंस ने लव एंगल को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया है ना कि लोग अब फेक लव कपल बनाने लगे। पहले जेन्युइनली होता था कि आप मिले, हो गया चीज़ें, फैंस बन गए। अब लोगों को पता है कि अगर हम लव एंगल करेंगे तो ये बिकेगा, और जितने टाइम खींचेंगे उतना और रियलिस्टिक लगेगा। तो टेक्निकली तो मतलब शो के बाद ही बहुत सारे कपल्स अलग हो चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाना ज़रूरी है, एक दूसरे को फॉलो करना ज़रूरी है। अनफॉलो कर देंगे तो उस पर भी बातें बनेंगी। तो नाउ इट हैज़ बिकम अ बिजनेस, दैट्स वाई ये कपल्स नहीं चलते। बट एट द सेम टाइम जो लोग इस मोटिव से नहीं जाते कि हमें कपल बन के इंगेजमेंट लेना है, वो जेन्युइनली उनके साथ होता है। जैसे आप देखो हर्ष रुशाली है, आई मीन दे आर टुगेदर, एंड हम लोग मतलब जब इंगेजमेंट, सॉर्ट ऑफ इंगेजमेंट बोले उसको, उसमें भी हम गए थे, तो आई सॉ देम इन लव विथ ईच अदर। इवन दो इतने हर्डल्स आए, इतने अप्स एंड डाउन्स आए, तब भी उन्होंने एक दूसरे पे गिव अप नहीं किया। लोगों को ये लग रहा था कि शो के बाद हट जाएंगे, एक दूसरे को छोड़ देंगे, बट देखो दे आर प्रूविंग एवरीबडी रॉन्ग। एंड आई थिंक देयर इज़ वन मोर कपल, मुझे नाम नहीं पता उनका, जो बहुत पहले सीजन में आए थे स्प्लिट्सविला के, एंड दे आर मैरिड एंड दे हैव अ किड। आई थिंक वो यूएस में है या कहीं पे है, मैंने देखा है उनके पिक्चर्स वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कपल है नहीं, बट रेशो बहुत कम है, क्योंकि ऐसी मोटिव से जाना कि हमें कोई लव एंगल नहीं बनाना, वील जस्ट गो विद द फ्लो, कोई पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो वाले में ही रियल होगा और वही वाला शायद चलेगा। लेकिन जब आप लव एंगल एक ऑडियंस के लिए करते हो ना, वो कभी नहीं चलेगा, और ये ऑडियंस को समझने की ज़रूरत है। अगर ऑडियंस यही चीज़ें पसंद करेगी, लोग यही बेचेंगे। आप देखो बिग बॉस मराठी में ये पूरा एंगल क्रिएट किया गया, अभी बिग बॉस ये वाला भी है। आज अगर मैं अविनाश और ईशा को अलग अलग कर दूँ, तो वो जो एक दोनों का एक लव एंगल है, सॉर्ट ऑफ जो भी एंगल चल रहा है, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं हटा दूँ तो ईशा का कोई इंडिविजुअलिटी बचेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं लव एंगल ऑलवेज हेल्प यू इन गेटिंग मोर एंगेजमेंट एंड मोर स्क्रीन प्रेजेंस। सो इसीलिए आई थिंक यही चलता रहेगा शायद। मराठी सीज़न की जो आपने लव एंगल की बात की, अगर मैं नाम ही लेकर बात करूँ, अरबाज़ और निक्की जो इन दिनों इतना स्पॉट होते हैं, जो भी उनके बीच में जो क्योंकि वो दोनों का ही ऐसा कहना है कि वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट आप क्या कहना चाहेंगी नायरा, जब आप वो वीडियोज़ देखती हैं, आपके सामने जब वो वीडियोज़ आते हैं? देखो मेरे सामने आता कुछ नहीं है, मैं सब हटा के बैठी हूँ अपने इंस्टा पे, मैं सिर्फ चिल करती रहती हूँ, लेकिन लोग मेरे को ज़रूर भेजते रहते हैं। तो स्प्लिट्सविला में एक लाइन बोली थी आकृति ने, वही मैं रिपीट करूँगी, मेरा भी कटा है तुम्हारा भी कटेगा। एक कटा वाला चीज़ ही होने वाला है, बट इट्स ओके। आई मीन सबको डेलुलू वर्ल्ड में रहने की आदत है, मैं भी रही हूँ डेलुलू वर्ल्ड में, अब मैं बाहर आ गई हूँ, कुछ और लोग डेलुलू वर्ल्ड में है, तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। कर्मा इज़ अ बिच, कर्मा सी कभी भी किसी और का घर तोड़ के अपना घर नहीं बनाया जा सकता। अगर वो घर बनेगा भी ना, तो वो ऐसी बुनियाद पे बनेगा कि वो भी ख़त्म ही होगा। तो इसमें आई थिंक मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो
मुझे ऑनेस्टली फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम डूइंग वेल इन माई लाइफ, मैं अपनी बिजनेस पे फोकस्ड हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस्ड हूँ। बट जो लड़की के साथ 5 साल गलत हुआ है, वो लड़की ने कितना कर्ज किया होगा ये तो भगवान ही जानता है। सो आई थिंक कर्मा विल कम बैक। आपकी कोई बात हुई है? नहीं, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। मेरे को इंटरव्यूज़ पता चले थे जिसमें ऐसा बोला गया था कि मैं फ़ेम के लिए करती हूँ, मैं पॉपुलैरिटी के लिए करती हूँ एंड ऑल दैट, एंड बट मैंने बॉदर नहीं किया क्योंकि वो क्लास ही नहीं है। मतलब अगर कोई लड़की किसी का घर तोड़ दे, एक औरत होकर दूसरी औरत की लाइफ ख़राब करे और वो लड़की ऐसे स्टेटमेंट दे, तो मेरा उस लड़की से बात करना भी मुझे लगता है मेरा क्लास नीचे करने जैसा है। और जो ऐसी, मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, ऐसी फालतू चीज़ों के लिए जो फेमस है हर जगह, और ऐसे ही फालतू आर्टिकल्स देना और फालतू चीज़ें बोलना, आई थिंक इट्स नॉट माई क्लास। मैं इग्नोर ही करना चाहूँगी। ऑल्सो नायरा, आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? क्या कुछ नया म्यूज़िक वीडियो है या कोई वेब सीरीज़ है? क्या कुछ नया सरप्राइज़ देने वाले हो आप? मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है दैट आई एम प्रॉबेबली लीविंग द इंडस्ट्री और प्रॉबेबली गोइंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग ब्रेक। या ये पहला ऐसा जगह है जहाँ पे मैं रिवील कर रही हूँ। मैंने बहुत सोचा, मैं ऑलरेडी बिज़नेस में थी, मैं सब छोड़ के बॉम्बे आई, बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची थी कि मेरा शो आया था डार्क स्क्रॉल, वो बहुत अच्छा जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। फिर हुआ ये, वो शो नहीं चला फॉर सम रीज़न, एंड मैं जब बॉम्बे रही 3-4 महीने और, तो आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट द लाइफ आई वॉन्ट, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज मतलब इस इंडस्ट्री में ना रहने के लिए लोग किसी भी लेवल तक जा रहे हैं, किसी भी तरीके का पीआर कर रहे हैं, फेक लव एंगल्स, फेक न्यूज़, इतना सब कुछ है ना। रियलाइज्ड कि ठीक है चलो एक आध शो और भी कर लिया, प्रोजेक्ट्स कर भी लिए, बट आगे क्या? आई यू रियली रेडी टू लूज़ योर सेल्फ इन दिस इंडस्ट्री? और मैं बहुत एथिक्स और मॉरल्स वाली इंसान हूँ, तो मैंने बहुत दिल पे पत्थर रखा, सोचा, मैंने कहा आई थिंक इट्स टाइम टू टेक अ स्टेप बैक, एंड आई थिंक, मुझे नहीं पता ये मेरा फॉर एवर ब्रेक होने वाला है या ये लॉन्ग ब्रेक होने वाला है, बट 2025 में आई एम नॉट सीइंग माई सेल्फ डूइंग एनी थिंग इन द ग्लैमर इंडस्ट्री। मुझे अभी भी प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, बट आई हैड टू से नो। एड्स आई हुई है, बट देन आई हैड टू से नो, बिकॉज ये क्या होता है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको टेम्प्ट करते हैं, लेकिन इट डजेंट सेटिस्फाई यू एट द एंड ऑफ द डे। जो मैंने हमेशा से कहा है, आई कम फ्रॉम अ वेरी चैलेंजिंग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, देर आर डेट्स, देर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन मी, एंड आई एम 27 राइट, आई एम नॉट 20 ईयर्स ओल्ड कि मैं सिर्फ एक ऐसे सपने के पीछे भागती रहूँ जो सपना मेरा था नहीं कभी, मतलब वो बन गया। मुझे तो बचपन से मॉडलिंग करनी थी और इंडिया में वो मॉडलिंग का स्कोप है नहीं, जो मुझे कोविड के टाइम पे समझ में आ गया था। तो ये सब जो है, ये मैं सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करती हूँ कि ठीक है, समवेयर आई एम रिलेटेड टू द इंडस्ट्री आई वांटेड टू बी इन, बट आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर। मुझे रियलिटी शोज़ कभी करने नहीं थे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हमेशा से फोर्स किया है, तो मैं वो चीज़ें कर रही हूँ जो मुझे खुश नहीं रख रही है। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आज हर दिन आके लोग बोलते हैं कि आपको पीआर करना चाहिए था, आपको थोड़े पैसे लगाने चाहिए थे, एंड मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि एक तरफ मेरी फैमिली है, मेरे मॉम डैड है जो जिनकी एज बढ़ रही है, जिनको मेरी ज़रूरत है इस वक्त, एंड दूसरी तरफ ऐसे सपने हैं जहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है और वो सपने पूरे भी हो जाएंगे, बट एट व्हाट कॉस्ट? दैट आई विल नॉट बी एबल टू लिव विद माई फैमिली, आई एम नॉट एबल टू गिव अ बेटर लाइफ टू माई पेरेंट्स। तो बहुत सोचने के बाद आई रियलाइज दैट प्रोबेबली इट्स टाइम टू जस्ट से बाय। या ऑल्सो नायरा, ये जानना है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आ गए हो, बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली है, बहुत सारी मतलब जो चीज़ें कैमरे के सामने होती है वो पीछे बिल्कुल वैसी नहीं होती है। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि है तो आप एक इंसान ही, भले आप पब्लिक फिगर है, आप वेरीफाइड एक यूज़र है आप सोशल मीडिया के, बट एक होता है इमोशंस जो होते हैं अंदर, वो आप नहीं छुपा सकते, एंड खुद से तो बिल्कुल नहीं। तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से एकदम गिर, मतलब बोलते हैं ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो एंड आप अकेले बैठ के रोए हो, एंड वो लास्ट टाइम कब था एंड वो क्या थी वो चीज़ें? यार ऑनेस्टली मेरा रोने वाला सीन बहुत कम होता है, मैं रो नहीं पाती हूँ। मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली इंसान हूँ, तो मेरा अगर मुझे रोना आता है तो मेरा गुस्से में ही निकलता है। आंसू आने भी लगते हैं तो वो रुक जाते हैं। मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, इट्स नॉट जस्ट शोज़। आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड, आज मैं 27 हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 15-14 साल हो चुके हैं काम करते हुए। तो बुरा लगता है बहुत, क्योंकि
आज आप देखो, आज मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, मेरी लाइफ आगे फेम ही फेम है। मैं आज 10-15 हज़ार कहीं सिर्फ पीआर में लगाऊंगी तो मेरा थोड़ा बहुत बूस्ट हो जाएगा। मैं पार्टीज़ में जाऊंगी, मैं अभी भी बहुत इनवाइट्स पड़े, मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज एज अ पर्सन मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, ये लोग समझते नहीं हैं। और मुझे फेम का कभी शौक नहीं रहा है, कभी भी नहीं कि लोग मुझे स्पॉट करें या लोग मेरे फैंस हो या कुछ भी नहीं। तो ये पर्सनालिटी लोगों को समझाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि लोगों के लिए ऐसा है कि आपने रियलिटी शोज़ कर लिए, आप एक पब्लिक फिगर बन गए हो, आप कैमरे पे इतना बात कर रहे थे तो रियल में भी आप ऐसे होगे। तो वो ना आपकी रियल पर्सनालिटी पे बहुत अफेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं मेरे छोड़ने का रीज़न कुछ हद तक ये भी है कि लोगों ने बहुत गलत समझा है, और मैं थक चुकी हूँ अपने साइड को प्रूव करते करते कि आज जिस लड़की को आप ये बोलते हो कि मैं फेम के लिए किसी के अगेंस्ट इंटरव्यू देती हूँ, ये लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैं पे करके इंटरव्यूज़ देती हूँ, मैं उनको ये नहीं समझा सकती कि आई एम द लास्ट पर्सन टू गो आफ्टर फेम। या मेरे पास अगर इतने भी पैसे होते कि मैं पीआर कर सकती तो मैं उससे मेरे घर पे वो इन्वेस्ट करती पैसे, या जो मेरे डेट्स हैं मैं उनको चुका देती तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होता। तो जब मैं ये सब चीज़ें सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत रोना जैसा मन करता है कि दलदल से भरी हुई है इतनी ज़्यादा कि अगर मैं जितना इसके अंदर घुसूँगी ना, मुझे लगता है आई विल लूज़ माई सेल्फ। बिकॉज़ अगर मैं अपने आप को वही रखूँ जो मैं हूँ, मुझे उस पर सिर्फ गालियाँ ही पड़ती रहेंगी। ऑडियंस को एट द एंड ऑफ द डे वही इंसान चाहिए जो वो करे जो वो चाहते हैं, और मैं कभी नहीं कर सकती। मतलब अगर मुझे पता है कि किसी इंसान ने कोई चीज़ गलत करी है और मुझे दिख रही है, तो मैं कैसे चुप रहूँ? जस्ट बिकॉज़ मुझे ऑडियंस का फेवरेट बनना है, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे लिए बहुत डिलेमा रहा है रोडीज़ के बाद भी, स्प्लिट्स के बाद भी, और अभी तक भी। तो इसी रीज़न से आई थिंक आई डिसाइडेड दैट प्रॉबेबली मेरे जैसे लोग इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं। एंड मैं अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रही हूँ, लाइक आई हैव एक्चुअली अप्लाइड फॉर अ जॉब। तो मेरे लिए अपनी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग टाइम यही होने वाला है कि जब इतना 3 शोज़ करने के बाद, आज भले चाहे उतना पॉपुलैरिटी ना मिली हो, बट पीपल स्टिल नो कि हाँ ठीक है ये शो में थी। तो आज मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ तो लोग शोज़ की बात करते हैं। आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड फॉर मी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बट मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट डिसीजन यही था कि टू अगेन क्विट। मैंने इससे पहले भी छोड़ा था इंडस्ट्री और मैं बिज़नेस में घुसी थी, बट वही है कि वो टेम्पटेशन आते रहे कि एक शो दूसरा शो। इस बार मैंने बहुत ज़्यादा खुद को मनाया है कि आई डोंट नो इफ़ इट्स अ फॉर एवर ब्रेक, बट एटलीस्ट 1 साल का ब्रेक मुझे चाहिए टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में और आगे क्या करना है। बिकॉज़ ये शोज़ में यार कुछ नहीं है, ठीक है, फेम है, पॉपुलैरिटी है, बट अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और आपके पास सेविंग्स इन्वेस्टमेंट नहीं है ना पीआर में लगाने के लिए, देन आप कहीं नहीं दिखोगे। अब ये पूरा गेम पीआर का हो चुका है, क्योंकि इन लोगों ने ना इतना पीआर कर करके अब उसका लेवल इतना बढ़ा दिया है ना कि अगले साल, इस साल भी रोडीज़ जो होगा या अगले साल स्प्लिट्स वाला भी होगा, सबको पीआर करना पड़ेगा। एंड पीपल हु आर नॉट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड विल सफ़र, people with morals and ethics will suffer. So I think that's why I took the decision, and देखते हैं अब आगे क्या होता है। नायरा, आपका अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? कोई है लाइफ में या नहीं? सिंगल, फॉरएवर सिंगल। मतलब अब तो मैंने सोच लिया कि अब मैं शादी करूँगी भाई, अब मेरे से नहीं हो रहा है रिलेशनशिप और ये सब। एंड ऐसा कोई आसपास भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई मिला भी नहीं। एंड स्प्लिट्स के बाद तो मतलब थोड़ा अभी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुली हो गई हूँ मैं कि नहीं करना है। मैंने डेटिंग ऐप्स डाउनलोड की थी, बीच में हिंज डाउनलोड किया था, तो मैंने सोचा था हिंज पे 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग लाइक कर रहे थे वो लिखते थे कि अरे आई हैव सीन यू इन स्प्लिट्स विला, एंड आई वाज लाइक जिसको भी मुझे डेट करना है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरा स्प्लिट्स विला देख के आए, बिकॉज़ वो बहुत ही फक्ड अप था जो भी था। तो आई थिंक डेटिंग ऐप्स पे भी इट्स नॉट वर्किंग आउट, लोग पहचान जा रहे हैं। और मैं लिटरली चाहती हूँ कि कोई अगर मुझसे बात करे तो 0 से करे, उसको नहीं पता हो कि मैं किसी शो का पार्ट थी या मेरी लव लाइफ फक्ड अप थी या कुछ थी। मैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहती हूँ, और ऐसा भी कोई मिला नहीं है। लेट्स सी। या थैंक यू सो मच नायरा, आपने इतना टाइम निकला, आप यहाँ आए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आप जो भी करो, ऊपर वाला आपके साथ सब अच्छा ही करे, पॉजिटिव वे में ही जाए आपकी पूरी लाइफ। आई होप सो। मेरा आई थिंक प्रोबेबली लास्ट इवेंट तेजपुर में होने वाला है आसाम में दिस न्यू ईयर। तो मैं 2025 की शुरुआत अपने आखिरी इवेंट से कर रही हूँ। सो जो भी तेजपुर से लोग देख रहे हैं, आई रियली वांट कि जो भी लोग वहाँ पे हो, प्लीज़ कम देयर। एंड मुझे मतलब लास्ट जो अपना करना है वो बहुत अच्छा करके जाना है। बाकी आई बिलीव इन डेस्टिनी, देखो अब क्या पता क्या हो आगे। थैंक यू सो मच नायरा, एंड ऑल द बेस्ट।